Bismillahirrahmanirrahim. This is Agha Shahryar Khan. I welcome to all of you once again on the platform of CSS Brainly, particularly the students who are sitting here and the students who are present in our online session. आज आज जो हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, इट इज़ रिलेटेड टू वन पेपर MCQs प्रिपरेशन. अच्छा, वन पेपर MCQs प्रिपरेशन इट इज़ बेस्ट फॉर FIA एडीएन इंस्पेक्टर जो कि करंट पोस्ट आई हुई है, रिसेंटली अनाउंस्ड बाय FPSC. एडी की पोस्ट आई हुई है जो कि BPS 17 की पोस्ट है, और इंस्पेक्टर की पोस्ट आई हुई है जो कि BPS 16 की पोस्ट है. एंड द सेम कोर्स इज बेस्ट फॉर MPT प्रिपरेशन, दैट इज MPT CSS स्पेशल एग्जाम जो कि मई 14 को है. फिर एंड ऑल अदर एग्जाम्स बाय FPSC, PPSC, SPSC और KPSC, और इसके अलावा जो भी एग्जाम है, चाहे वो MOD का हो, IB का हो, इसके अलावा जो है वो ऑडिटर का हो, या डिफरेंट जो टेस्ट आ रहे होते हैं FPSC के, KPSC के, वो हो, ये जो है, ये जो कोर्स जो है जिसको हम आज समझ आ रहे हैं ऑन कैंपस, सो दैट इज कंडक्टेड बाय FPSC एंड ऑल अदर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस. अब वन बाय वन हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं, खास तौर पे बात करते हैं FIA की, क्योंकि हमने जो एडवर्टाइजिंग की थी वो भी FIA के हवाले से की थी. And again, it is a second class or grade C master degree from any recognized university कि वो अप्लाई करें FIA में, चाहे वो BPS 17 में अप्लाई करते हैं या BPS 16 में अप्लाई करते हैं, और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन करें और एक रिस्पेक्टेबल एज वेल एज पावरफुल जो जॉब है या पोजीशन है उसको अवेल करें. अगेन मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूं कि ऑल दो आप लोग CSS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एस्पायर टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, लेकिन ये जो FIA की पोस्ट है ये भी सिविल सर्वेंट से ज़्यादा नहीं तो उसके कंपैरिजन में ही है, क्योंकि अगेन इट इज़ अ पावरफुल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, और BPS 17 की जो जॉब है और 16 की जॉब है, अगेन अ वेरी पावरफुल पोजीशन. सबसे पहले इसकी ये बात कर लेते हैं कि भाई इसकी जो है वो जो टेक्निकलिटीज है वो क्या है. फॉर एग्जांपल जो हमारी लास्ट डेट है, पहले बात करें FIA की कितनी सीट्स हैं, ठीक है, वो जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 30 सीट्स है यहाँ पर हमारे पास FIA AD की, यानी असिस्टेंट डायरेक्टर की. पूरे पाकिस्तान में कितनी सीट्स हैं? 30, जिसमें मेरिट की सीटें हैं 2. पंजाब की हमारे पास है 15, ठीक है. इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो सिंध रूरल की है हमारे पास 3, सिंध अर्बन की है हमारे पास 2, खैबर पख्तूनख्वा की है हमारे पास 4, और फॉर्मर फाटा रीजन की 1 और AGP की कितनी है? एक सीट है. अच्छा, यहाँ पे काफी लोग परेशान हो जाएंगे कि भाई सर ये तो इतनी कम सीटें हैं जो आप बता रहे हैं, बट मैं आपको ये भी बताता चलूं, जो भी हाई पोजीशन होती है, जो भी अच्छी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या पोजीशंस होती हैं, वहाँ पर सीट्स हमेशा क्या होती हैं? कम होती हैं. अगर आप CSS की भी बात कर लें तो वहाँ पर हर साल जो सीट्स होती हैं वो 200 212 सीटें होती हैं. ऑल दो रिटर्न में बच्चे 300, 350, कभी 375, 400 बच्चे भी पास हो जाते हैं, लेकिन हर साल अगर आप सीट एलोकेशन देखेंगे तो वो 200 से लेके 210, 215 की कैटेगरी में होता है. और अगर आप जो है वो उसके ऊपर भी चेक कर लेंगे कि कितना परसेंटेज बनता है, तो कमोबेश इसी तरह का जो है वो परसेंटेज यहाँ पर निकलता है. तो इस चीज़ से नहीं परेशान होइएगा कि सीटें बहुत कम हैं, इस चीज़ से परेशान नहीं होइएगा. आपने मेहनत करनी है और अप्लाई करना है. एक और चीज़ मैं साथ साथ में यहाँ पे ये भी आपको बता दूं कि इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन जो कि BPS 16 की पोस्ट है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो कितनी सीटें हैं? यहाँ पर हमारे पास है 44 सीट्स. कितनी सीट्स हैं जी? हमारे पास है यहाँ पर 44 सीट्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं. इसको मैं साइड पे अगर कर दूं तो ठीक है, 44 सीट्स मौजूद हैं. इसको हम करें तो पंजाब की 21 है, ठीक है. इसके अलावा सिंध अर्बन की 4 है, सिंध रूरल की
5 है, हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा की 6 है, ठीक है, बलूचिस्तान की हमारे पास 2 है, और फॉर्मर फाटा रीजन की 1, और गिलगित और बल्तिस्तान की अगेन 1 सीट्स है। लेकिन एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब भी आप 1 पेपर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करोगे तो वो सिर्फ आप एक ही दफा, बैक बैक द लाइव, ठीक, आराम से बैठो, सुकून से बैठो, कोई मसला नहीं। अच्छा, जब भी आप प्रिपरेशन करोगे 1 पेपर एमसीक्यूज की तो आपको एक ही दफे करनी पड़ेगी। यहाँ पे बच्चे जो सीएसएस के लिए पेपर भी दे रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा कि इन जगहों पर अप्लाई ज़रूर करें। चाहे एफआईए का टेस्ट आता है, नैब का आता है, एमओडी का आता है, ऑडिटर का आता है, यहाँ पर आपने अप्लाई ज़रूर करना है, क्योंकि जो सीएसएस के बच्चे हैं वो ऑलरेडी स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब आपने स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन करनी है तो ये कोई प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन कोई डिफरेंट नहीं है, ये तमाम प्रिपरेशन उसी की तरह है, ठीक है जी। अच्छा, आप जरा थोड़ा बात कर लेते हैं कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ताकि बच्चों की क्लैरिफिकेशन हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एफआईए की बात करूं तो इसको मास्टर डिग्री चाहिए। क्या चाहिए? मास्टर डिग्री, यानी कितने इयर्स की एजुकेशन? 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मास्टर डिग्री फ्रॉम एचएससी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज कितनी है जी? 22 से 28 साल है। फिर जनरल रिलैक्सेशन की वो कैटेगरी है, वो बाद में आ जाती है, ठीक है। एट फर्स्ट स्टेज एमसीक्यूज स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी हेल्ड on the basis of the result top merit positions and 10 candidates per vacancy from respective quotas will be called for descriptive test। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा? 100 में से 60 नंबर होंगे, 65 नंबर होंगे, 70 नंबर होंगे या 50 नंबर होंगे? याद रखिएगा, इसका कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे उसने लिख दिया है कि मैं हर वैकेंसी के अगेंस्ट कितने बंदों को लूंगा? 10। यानी कितनी वैकेंसी है हमारे पास? 30। तो 300 जो है वो कैंडिडेट्स को एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के बाद 300 जो है वो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि टॉप 300 होंगे। अब क्या होगा? फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो लास्ट 300 बच्चा है, अगर उसके समझो फॉर एग्जांपल 62 नंबर है, तो यहाँ पे 62 पे क्या हो जाएगा? कट ऑफ हो जाएगा। फिर चाहे आपके 61 है, 61.5 है, 60 है, आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। तो हमें नहीं पता कि उस दिन कितना कट ऑफ होगा। हो सकता है 75 पे कट ऑफ हो जाए, कंपटीशन टफ हो, बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, पेपर इजी हो। पेपर इजी देखकर खुश नहीं होइएगा, जितना पेपर इजी होगा उतना मेरिट क्या होगा? हाई होगा। पेपर बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है, हो सकता है मेरिट जो है वो 90s में चला जाए, ठीक है। पेपर बहुत टफ है, कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर सकता, हो सकता है आपका मेरिट जो है वो 50s में चला जाए। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पेपर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स, कि भाई आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। फिर क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। यहाँ पे हर पोजीशन के अगेंस्ट में 10 कैंडिडेट्स दिया है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में हर पोजीशन के अगेंस्ट वो मैक्सिमम 2 या 3 लोगों को बुलाएगा। 2 लोगों को यूजुअली बुलाया जाता है, यानी 60 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, इंटरव्यू होगा, उसके बाद से डिपेंडिंग ऑन द मेरिट एंड कोटा एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट आपकी जो है वो 30 लोगों को बुलाया जाएगा, जिनकी फिर ट्रेनिंग होगी और बाकायदा उनको जॉब दी जाएगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर कोई पासिंग नंबर यहाँ पर नहीं है। खासतौर पे एफआईए के टेस्ट में यहाँ पे आप जितना जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, उतना आपके लिए, आपके चांसेस जो है वो पास करने के लिए जो है वो बेहतर है। अगर मैं इंस्पेक्टर की बात करूं तो इंस्पेक्टर में जो है वो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, बीए किया है, बीएससी किया है, जो भी किया है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पर देखनी है, अगेन एक तो एज देखनी है, और तीसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है उसने फिजिकल कैटेगरी दी हुई है। इंस्पेक्टर में मेल कैंडिडेट की हाइट है 5 फुट 6 इंच, अगेन उसने फिजिकल स्टैटिस्टिक्स दी हुई है, और फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। इंस्पेक्टर में दी हुई है। एडी के लिए ऐसी कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगेन एडी में भी जब आप क्वालिफाई कर लेंगे स्क्रीनिंग और डिस्क्रिप्टिव, तो वहां पर भी एक मेडिकल बोर्ड बैठता है, और जो फिजिकली फिट लोग होंगे उन्हीं को जो है वो जॉब दी जाएगी, क्योंकि अगेन इट इज
सिक्योरिटी एजेंसी, आपकी सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तो वहां पर जो है अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो आपको जो है ये पोजीशन लेना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये कुछ अच्छा, फिर एक और चीज यहाँ पर याद रखिएगा जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं कि यू विल बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। ये बात याद रखिएगा, आप पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं पर भी पोस्ट किया जा सकता है। तो वो लोग जो अपने इलाके से, अपने शहर से बाहर नहीं जाना चाहते, या वो किसी भी वजूहत के ऊपर नहीं जा सकते, फैमिली रिक्वायरमेंट की वजह से या किसी भी चीज़ के हवाले से, तो वो इस टेस्ट में अप्लाई ना ही करें तो बेहतर है। तो सबसे पहले ये चीज़ें कुछ थी जो मैंने आपको बताई यहाँ पर ADFIA के हवाले से, जो कि अभी रिसेंटली आया है और उसकी 20 तारीख जो है वो आखिरी तारीख है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एमपीटी का मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि एमपीटी के बारे में मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूं, मेरा पूरा जो है वो लेक्चर मौजूद है खासतौर पे सीएसएस की जो एमपीटी की प्रिपरेशन है उसके हवाले से। लेकिन मैं थोड़ा उसमें भी बता देता हूं कि स्क्रीन टेस्ट जो एमपीटी का आएगा, पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है, लेकिन चलें आज हो रही है तो इसको दोबारा थोड़ा सा बता देते हैं ताकि हम फिर आगे बढ़ जाएं। ये मैंने एमपीटी के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी कि सीएसएस में रिसेंटली जो है वो एमपीटी का कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। स्क्रीनिंग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट से पहले 200 नंबर की स्क्रीनिंग ली जाती है। अगेन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, जिसमें से जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 60 जो है वो 33% है। कितना पासिंग क्राइटेरिया है? 33%। यानी अगर आपके 200 में से 66 नंबर है तो आप पास करार दिए जाएंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं कोर्स की कि भाई एमपीटी के कोर्स में क्या आएगा, एफआईए के कोर्स में क्या आएगा, तो वन बाय वन उसके ऊपर हम डील करते हैं। ठीक है जी। सीक्वेंस क्राइटेरिया की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, एंड हाउ गेट अगर मैं सिलेबस की बात करें, सबसे एबिलिटी है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एफआईए की एक और बात करूं तो यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर ऐड हो जाएगी जो कि है एफआईए एक्ट। ठीक है। एमपीटी में हमारे पास इंग्लिश होगी, जनरल नॉलेज होगी, इस्लामियात होगी, बेसिक मैथ्स एंड एबिलिटी होगी, कंप्यूटर साइंस नहीं होगा एमपीटी में। और एमपीटी में जो एक एडिशनल चीज इजाफा हो जाएगा वो है हमारे पास उर्दू। ठीक है जी। क्या? हाँ, एफआईए एक्ट उसकी वेबसाइट से बता दी, इतना मसला नहीं, मैं आगे उसके जिक्र करूंगा। ठीक है जी। तो एफआईए के टेस्ट में जो एडी या इंस्पेक्टर का टेस्ट है उसमें हमारे पास इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, इस्लामियात है, कंप्यूटर साइंस है, बेसिक मैथ एंड एबिलिटी है, एंड एफआईए एक्ट हमारे पास मौजूद है। अच्छा, जनरल नॉलेज जो कि हम जीके कहलाते हैं, तो जनरल नॉलेज में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी? पाकिस्तान अफेयर्स है, हमारे पास करंट अफेयर्स है, और हमारे पास इंटरनेशनल अफेयर्स है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है जनरल साइंस है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो सिलेबस में है वो तो इंग्लिश है, जीके है, इस्लामियात है, कंप्यूटर साइंस है, बेसिक मैथ्स एंड एबिलिटी। एफआईए के केस में एफआईए एक्ट आ जाएगा, और एमपीटी के केस में जो है वो उर्दू की प्रिपरेशन फिर आ जाएगी। अच्छा, जीके को फर्दर डिवाइड कैसे किया हुआ है? पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, और फिर जनरल साइंस आ जाता है। अब बात करते हैं कि भाई ये तो चले सर, आपने जो है मैक्रो लेवल के ऊपर हमें बता दी कि हमें क्या क्या चीजें तैयार करनी है। अब इंग्लिश में आपको सबसे पहले क्या तैयार करना होगा? ठीक है, या हम आपके इंग्लिश में क्या क्या तैयारी करेंगे? सबसे पहले इंग्लिश में आपने करनी है वोकैबुलरी, देन स्पेलिंग करेक्शन है, एनालॉजी है, कॉम्प्रिहेंशन है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ वो है सेंटेंस करेक्शन। ठीक है। एंड
प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन पूछता है, फिर सेंटेंस करेक्शन पूछता है, फिर वोकैबुलरी पूछता है। तो वोकैबुलरी स्पेलिंग करेक्शन काफी कम आती है, एनालॉजी ज्यादा आ रही होती है, कॉम्प्रिहेंशन में वो काफी चीजें जो है वो यहाँ पर पूछ रहा होता है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में मैंने, एक सेकेंड मैं एक और फाइल खोल लूँ जिसमें पूरी डिटेल में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो वोकैबुलरी, स्पेलिंग करेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, प्रीपोजिशंस, इडियम्स एंड आर्टिकल्स आपको यहां पर लगातार मिलेंगे पेपर के अंदर। थोड़ा सा हम पेपर भी देख लेते हैं जो पास्ट पेपर्स आए हुए हैं, जरा मैं उसको भी आपको दिखा लेता हूं कि वाकई ऐसी चीज है या नहीं है। तो थोड़ा सा FIA का पास्ट पेपर भी देख लेते हैं। ये हमारे पास ED इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन BPS 16 2019 का पेपर है। तो अगर आप इसका पहला MCQ देखें तो इट इज अबाउट कंजंक्शन, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिया गया है। डैश पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव, मेनी इंडस्ट्रियल हेजिटेट टू अडॉप्ट देम। क्या आएगा इसके अंदर, क्या आएगा पहले MCQs के अंदर? ऑल्दो आएगा। क्यों आएगा ऑल्दो? दूसरे सेंटेंस के साथ ये रिलेट कर रहे हैं। Although population control measures are expensive, many industrials hesitate to adopt them. ये आएगा, फिर से सोचो, नहीं आएगा। Because population control measures are expensive, many industrialists hesitate to adopt them. Although जब आता है जब वहां पर सामने वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर उसकी अपोजिट बात करे। फॉर एग्जाम्पल, although he is not ill, he is absent in the class, या although he is ill, he is still present in the class। थो, यट और ऑल्दो का कॉम्बिनेशन जब होता है जब पहले सेंटेंस में एक चीज बताई गई हो और उसके अपोजिट काम हो। फॉर एग्जाम्पल, थो पाकिस्तान इज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, येट पाकिस्तान ऑर्गेनाइज PSL ऑन अ मैसिव लेवल। ये है थो और यट का कॉम्बिनेशन। सेम इज द केस विद ऑल्दो, ऑल्दो पाकिस्तान इज फेसिंग सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, कॉमा पाकिस्तान ऑर्गेनाइज PSL ऑन अ मैसिव स्केल। ठीक है, यहां पर बिकॉज की बात हो रही है क्योंकि देखो दूसरा जो सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस के उलट नहीं है। अगर वो यहां पे लिखता है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स आर चीप, मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट हेजिटेट टू अडॉप्ट देम, तब ऑल्दो हो जाता। ठीक है, ऑल्दो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स आर चीप, भाई चीप है फिर इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे? ठीक है ना, फिर ऑल्दो हो रहा था। सिंपल बताने की बात है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम ये चीजें सीखेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मैंने इंग्लिश की चीजें लिखी हैं वाकई वो चीज है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आप देखें आपको प्रीपोजिशन नजर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स नजर आ गए कि सिनोनिम ऑफ स्कैंटी क्या होगा, ये मीगर हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ सैबोटाज क्या होगा, डिसरप्ट हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ रप्चर क्या होगा, क्रैक हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, आपको एंटोनिम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, एंटोनिम ऑफ रूमी क्या होगा, रूमी का मतलब होता है स्पेशियस। कहा चला गया? ठीक है, स्पेशियस होता है, एंटोनिम बताना है। चीज यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स करें, जैसे ही हम सिनोनिम्स करना शुरू कर देते हैं तो जल्दी जल्दी में हम सिनोनिम्स पे टिक लगा रहे होते हैं और उसमें एकदम उसने क्या बता दिया है, एंटोनिम। तो अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि सिनोनिम में जो है वो डायरेक्ट जो है वो एंटोनिम में भी सिनोनिम लगा देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं हमेशा कहता हूं वन पेपर अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखो, वो नंबरिंग। वो है नंबरिंग। हम MCQ 5 और जो आंसर शीट होगी जिसको OMR शीट होती है उस पर किस पे मार्क कर देते हैं, 6 के ऊपर। तो अगर आपका एक MCQ की सीक्वेंस गलत हो गई तो आपका पूरा पेपर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आप 5 की जगह 6 करोगे, 6 की जगह 7 करोगे, 8 की जगह 9 करोगे और पूरा पेपर गलत हो जाएगा। MPT के लिए भी यही है। तभी मैं कहता हूं डबल ट्रिपल चेक करो कि भाई 5 है तो 5 6, क्योंकि अक्सर हम क्या कर रहे होते हैं कि हमें 5 सही है, 6 कर लिया, फिर हमें 7 8 नहीं आ रहा होता तो हम 20 से स्किप कर देते हैं, हम 9 पर चले जाते हैं। या फिर काफी दफा ऐसा होता है कि बच्चे जो मैथ्स में अच्छे होते हैं वो मैथ्स का पोर्शन पहले कर लेते हैं।
बोलते हैं कि भाई इंग्लिश हमें या जीके वगैरह हम बाद में करेंगे, तो उसमें खास तौर पे क्योंकि आगे पीछे से सीक्वेंस नहीं होती, आप बीच में कुछ एमसीक्यूज कर रहे होते हो, तो सीक्वेंस का खास ख्याल रखना है, डबल ट्रिपल चेक करना है कि वाकई ही सीक्वेंस हमारी पूरी हो रही है या नहीं हो रही। फिर नरेशन भी आया हुआ है, इसको भी देख लेंगे। यहाँ पे नरेशन उसने पूछा हुआ है, चेंज द नरेशन, आई कैन प्ले क्रिकेट। फिर वॉइसेस आएंगे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी होगा मेरे ख्याल में, अगर मैं देखूं यहाँ पर इंग्लिश में अगर वॉइसेस नहीं भी लिखे तो यहाँ पर आप वॉइसेस को भी मेंशन कर दीजिएगा कि यहाँ पर वॉइसेस भी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी दफ़ा वो पूछता है, खासतौर पे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो मुझे अच्छा ईडियम मैंने वहाँ पे लिखा हुआ भी, ईडियम फॉर एग्जांपल देखो इसने यहाँ पर ईडियम पूछा हुआ है, ये रहा ईडियम, कहाँ चला गया, ब्रेक द आइस। द ईडियम ब्रेक द आइस मीन्स इजी टू मोर टू डू, डिफिकल्ट जॉब टू डू, टू रिड्यूस टेंशन। ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है, कौन सा ऑप्शन होगा? वैसे तो इसमें कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी लगाना चाहो तो फिर सी हो जाएगा। सी का मतलब होता है कि टेंस एटमॉस्फेयर है, कोई भी नहीं बोल रहा और सडनली एक बंदे ने उठकर बोलना शुरू कर दिया, ही बेसिकली ब्रेक द आइस। ठीक है, तो इडियम भी पूछता है, उसके भी बात बताएंगे कि किस तरह हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले जो है वो चीजें मुझे दिखाना जरूरी थी कि वोकैबुलरी चीजें, प्रीपोजिशन का पूरा लेक्चर आएगा, प्रीपोजिशन टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, उन चीजों को पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे बताऊंगा तो बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब करना किस तरीके से, पहले भी मैं बता चुका हूँ वोकैबुलरी के लिए आपको क्या चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपने जीआरई करनी है, फिर आपने जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे आपने अपनी लिस्ट तैयार करनी है। तीसरी चीज आपने जो यहां पर करनी है वो करना है आपने पास्ट पेपर्स। ठीक है, अपने पास कहीं पर भी नोट कर लें। सबसे पहले आपने जीआरई की वर्ड लिस्ट करें, जितनी भी हो सके। ठीक है, खास तौर पे इसके हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स कर लें, अलग से उसने हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की आपको लिस्ट भी दी हुई होगी। ठीक है, और ये खास तौर पे एमपीटी के बच्चों के लिए भी। ठीक है ना, मैं सोच रहा हूँ जैसे आप लोग आ रहे हैं या आप सीमा कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी वर्ड लिस्ट जीआरई लिस्ट कम से कम आधी हो जानी चाहिए। जलील तुम हो गए, तुम्हारी भी कम से कम जीआरई की वर्ड लिस्ट आधी हो जानी चाहिए। उसने अब स्टार्ट किया है, अब तुम्हें आज से पता चल गया तो कल से आप भी वर्ड लिस्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दो। जीआरई की एक बुक मिलती है बैरॉन के नाम से, ठीक है, BARRON, वो बैरॉन बैरॉन वो वहीं पर होगी जीआरई की। जब आप बुक खोलोगे ना तो ए से लेके जेड तक उसने एक वर्ड लिस्ट दी होगी, उसी के पीछे ही उसने कुछ वर्ड्स उन्हीं वर्ड लिस्ट में से निकाल के अलग से लिखे हुए होंगे। वो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, यानी उनका जो इस्तेमाल है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और काफी पेपर्स में वही हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो वो कोई अलग से लिस्ट नहीं है। उसी A to Z में से उसने, जैसे A के अगर वर्ड 100 होंगे वहां पर, तो उसने A के 3 से 4 वर्ड्स वहां पर लिखे होंगे। ठीक है, और उस वर्ड लिस्ट में भी जब तुम देखोगे तो उसने हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड के आगे क्या बनाया हुआ होगा, एक बॉक्स बनाया हुआ होगा। ठीक है, अक्सर आप देखोगे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स के आगे बॉक्स बनाया हुआ होगा, यानी उसकी इंपॉर्टेंट थोड़ी सी ज्यादा है। तो आपने वर्ड लिस्ट में क्या करना है, सबसे पहले जीआरई करनी है। ओन लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, उसकी आप एक अपनी लिस्ट बनाते रहोगे कि भाई अगर ये एग्जाम में पूछ ले तो क्या होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट पास्ट पेपर्स, और फिर हमारे जो यहाँ पर मॉक्स होंगे वो मैं कोशिश करूंगा ज्यादातर मैं मॉक्स जो है वो पास्ट पेपर्स की हेल्प से ही बना रहा होता हूँ अपने पास से, या आम पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट को अवॉइड कर रहा होता हूँ। खास तौर पे मैं पास्ट पेपर से ही बना रहा होता हूँ। तो आपने मॉक्स और पास्ट पेपर्स की वोकैबुलरी जरूर, अभी भी देखो उसने कोई इतनी मुश्किल वोकैबुलरी नहीं पूछी। ठीक है ना, उसने स्कैन पूछा है, सैबोटाज पूछा है, रप्चर पूछा है, रूमी पूछा है, रिपग्नेंस पूछा है, और रेक्टिसेंट पूछा है। शायद रेक्टिसेंट की मीनिंग तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन ठीक है कोई मसला नहीं, 4 चीजें तो सही हो गई। और मैं आपको ये भी बता दूं, पहले भी मैं बता रहा था जब मैं एमपीटी की तैयारी का बता रहा था कि इंग्लिश का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश और मैथ्स का स्कोर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जीके में कोई लिमिट नहीं है।
पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, वर्ल्ड अफेयर्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई लिमिट नहीं है। वो कहीं से भी कोई भी स्ट्रेट पूछ सकता है, कोई भी ओशन पूछ सकता है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम यहाँ पे पूरी चीज़ें प्रिपेयर करें, बट अगेन हम 100% तो प्रिपेयर नहीं कर सकते ना। अगर हम सिर्फ पैसिफिक ओशन की बात करें तो उसके ऊपर इतने फैक्ट्स हैं कि पूरे दिन भी आप प्रिपेयर करते रहेंगे तो कवर नहीं होंगे। आप एक हद तक कवर करोगे, लेकिन खास तौर पे इंग्लिश और मैथ्स है जिसमें हमें पता है यही चीज़ें आएंगी, उसमें रटना नहीं है, ठीक है। तो उसकी अगर आपको चीजें पता हो तो आराम से जो है ये पोर्शन आपका हल हो जाएगा। मैंने बोला कि जो हम यहाँ पे वीकली मॉक्स लेंगे ना, तो वो भी मैं वीकली मॉक्स जो है वो कोशिश करता हूँ कि पास पेपर से ही बनाए जाए, ताकि आपकी पास पेपर्स की प्रैक्टिस अगर खुद से नहीं भी कर रहे हो तो फिर यहाँ पर भी पास पेपर्स की प्रैक्टिस जो है वो होती रहे, ठीक है। अच्छा, बाकी की चीजें कैसे प्रिपेयर करेंगे? बाकी की चीजें मैंने आपको बताया था कि खास तौर पे सेंटेंस करेक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इडियम्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, वॉइसेस हो गया, नरेशन हो गए, इन सब की हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी और ऑन कैंपस भी क्लासेस होंगी। खास तौर पे जो सीएसएस के बच्चे हैं तो उनकी स्क्रीनिंग भी इसी से प्रिपेयर हो जाएगी और कंपोजिशन का जो पेपर है वो भी इससे प्रिपेयर होता रहेगा, ठीक है ना। अब जब सेंटेंस करेक्शन करेंगे तो कोई अलग से नहीं होगी, हमारे कंपोजिशन की भी 10 नंबर की सेंटेंस करेक्शन वहां से कंप्लीट हो जाएगी, वोकैबुलरी 20 नंबर की हो जाएगी, ठीक है। इडियम्स 10 नंबर के हो जाएंगे। अच्छा, इडियम्स में भी याद रखना, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर सुन लो इडियम्स में, क्योंकि इडियम्स की भी कोई लिस्ट बड़ी नहीं है। इडियम्स में सबसे पहले आपने सीएसएस के 20 इयर्स के आपने इडियम्स कर लेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जो पास्ट पेपर्स आए हुए हैं, वन पेपर के पास्ट पेपर्स, ठीक है, वन पेपर एमसीक्यूज के जो पास्ट पेपर्स आए हुए वो करने। अच्छा, ये सीएसएस के 20 साल की इडियम्स कहां से आएंगे? मैं ये लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। मैं आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, सॉफ्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, आराम से इसको पढ़ो और यहाँ पर करो, ठीक है। वन पेपर एमसीक्यूज में आसान इस वजह से है कि सिर्फ आपने उसकी मीनिंग बनानी है जो एमसीक्यूज आए हुए, ठीक है, वो भी हो जाएगा। और सीएसएस में स्क्रीनिंग में भी यही है, लेकिन कंपोजिशन में हमें क्या करना होता है, उसका सेंटेंस बनाना होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिससे उसकी मीनिंग विजिबल हो। तो आपकी दोनों की प्रिपरेशन होती रहेगी। याद रखना, इडियम्स में ये तरीका है। फिर अगर ये कर लेंगे, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेज क्या है। पांच पेपर में वन पेपर करो, एसपीएससी के करो, पीपीएससी के करो, एक पूरी बड़ी हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी। बाकी जो बाकी की सारी चीजें, उनके रूल्स इंशाल्लाह हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पास्ट पेपर्स। रूल्स पहले पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे पास्ट पेपर्स को भी इंशाल्लाह सॉल्व किया जाए। देन हमारे पास दूसरी कैटेगरी आ जाती है, वो है बेसिक मैथ एंड एबिलिटी। अच्छा, वो 50 नंबर है। कितने नंबर है? 50। एफआईए में कितने नंबर है? कम से कम 20 नंबर। 15 से 20 नंबर की कोई भी वन पेपर एग्जाम हो, अंग्रेजी जरूर आती है। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 15 से 20 नंबर को आप जहन में रख लो। 20% जो है वेटेज होता ही होता है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो कम से कम 20%, 22% यहाँ पर वेटेज है। तो अपने जहन में बना के रख लो कि 20 नंबर की तो अंग्रेजी आएगी, जिसमें से कम 5 नंबर की आपको वोकैबुलरी देगा, ठीक है। 25 नंबर की आएगी तो हो सकता है वोकैबुलरी ज्यादा आ जाए, लेकिन 20 से 25 नंबर की हर साल इंग्लिश में होगा। दुनिया में, पाकिस्तान में कोई भी वन पेपर आप उठा लें, इससे कम जो है। किसी ने गाड़ी खड़ी की बात? बाइक है? गाड़ी हमारी किसी की बात नहीं, सिर्फ हमारी गाड़ी है बस। एक मिनट, गाड़ी तो नहीं होगी। अच्छा जी, बात करते हैं हम थोड़ी सी मैथ्स की, ठीक है जी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। अगर मैं सीएसएस की बात करूं, यहां पर जनरल एबिलिटी, तो यहां पर 60 मार्क्स की जनरल एबिलिटी है। एफआईए की बात करूं, अगेन आपको 15 से 20 एमसीक्यूज आपको एबिलिटी पे मिलेंगे।
15 तो 10 से 15 तो आप एक्सपेक्ट करें, ठीक है ना, 10 से 15 तो आप एक्सपेक्ट करें। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 21 से लेकर 40 तक जो है वो उसने एबिलिटी दी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 21 से जो है वो जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन शुरू हो रहा है और तकरीबन 40 या जो है, हाँ 40 तक जो है वो जनरल एबिलिटी यहाँ पर मौजूद है। फिर जो है हमारा जीके का पोर्शन शुरू हो रहा है। अगेन 20 नंबर की आप एबिलिटी डिसाइड करें। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्क्रीनिंग की तो यहाँ पर 60 एमसीक्यूज, कितने एमसीक्यूज, 60 एमसीक्यूज हैं स्क्रीनिंग के। एफआईए की बात करूं तो 20 एमसीक्यूज है। वेटेज अगर आप निकालोगे कमोपेश सेम वेटेज बनेगा। वहां पे 100 नंबर का पेपर है, यहाँ पर 200 नंबर का पेपर है, ठीक है। अगेन एफआईए में भी आप 200 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है 100 नंबर का ही आए, हो सकता है कभी आपको 200 का दे दे, बट वेटेज तो हमारा वही रहेगा, ठीक है। अच्छा, मैथ्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगेन मैथ्स में क्या है, सिंपल अर्थमेटिक है या प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, दे देगा कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू कितना हुआ। तो आप पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, ये सब चीजें आ जाएंगे। परसेंटेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, रेशियोज के बहुत क्वेश्चंस पूछता है, सीक्वेंस पूछता है, ठीक है। इस दफा अगर आप देखेंगे 2023 की स्क्रीनिंग हुई है, उसमें उसने सीक्वेंस ऑफ सीरीज बहुत ज्यादा पूछी है। उसमें उसने सीक्वेंस ऑफ सीरीज बहुत ज्यादा पूछी है जो 2023 में हुआ है। उसमें जो बेसिक मैथ्स है वो कम आई हुई है, और जो एबिलिटी वाला क्वेश्चन है जिसमें सीक्वेंस है, सीरीज है, उसके अलावा जो है एबिलिटी क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग, सिंपल अलजेब्रा, एबिलिटी क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिलेशंस के ऊपर एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। एजिस के ऊपर जो है वो एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। एक बंदे की एज आज इतनी है, वो उससे इतना छोटा है, बाद में 5 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी। सीरीज, रिलेशंस, एजिस, ये एबिलिटी पोर्शन के ऊपर जो है वो आ जाता है। इसी तरह सीटिंग अरेंजमेंट पे वो पूछ लेता है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से होगी आपको पूरा एक स्टेटमेंट बना के देता है। कोडिंग डिकोडिंग है, सिंपल अलजेब्रा पूछ लेता है, ठीक है। ये 4x, ठीक है, इक्वल्स टू 24, x की वैल्यू बताएं, ठीक है। तो ये सिंपल अलजेब्रा है। जो बच्चे इंजीनियरिंग के उनके लिए तो आसान है, बट जो बच्चे मैथ्स या किसी और से ताल्लुक रखते हैं तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आइए थोड़ा सा हम यहाँ पर देख भी लेते हैं, खासतौर पर एफआईए के पेपर में कि किस तरह है। सबसे ऊपर अगर आप देखें पहला क्वेश्चन, तो ये सिंपल मैथ जो मैंने बताया आपको, बोर्ड मास, उसका आपको क्वेश्चन लगा, ठीक है ना। 24 इंटू कोमा इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 95540 कैसे होगा, ये दोनों जाके यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। सिंपल है, अगेन ये भी बोर्ड मास का सवाल है। ये कौन सी चीज आपने सिंपल, क्या मैंने आपको कहा था, सिंपल अलजेब्रा में आ जाएगा कि भाई m और n की वैल्यू क्या होगी, जो भी है यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी। अगेन ये यहाँ पर वही बोर्ड मास वाला रूल आ गया कि भाई पहले ब्रैकेट्स ऑफ होंगी, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, सेम है। अगेन ये अलजेब्रा आ गया आपका, ये भी बेसिक अलजेब्रा आ गया। अगेन यहाँ पर फिर वो आपके पास जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम, हमारे पास जो है वो फार्मर डिवाइड्स हर्ड्स ऑफ काउस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, या तो ये रेशियो का होगा, या प्रोपोर्शन का होगा, या परसेंटेज का सवाल होगा। स्क्वायर रूट के सवाल आ गए जी। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट के ऊपर पावर हाफ है, वो वाले सवाल आ गए। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर हम जो है वो स्क्वायर रूट्स भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के भी सवाल आएंगे। एक और चीज जो आपने मैथ्स में लिखनी है, वो भी काफी दफा पूछता है स्क्रीनिंग के लिए भी, वो है नंबर्स। आपको पता होना चाहिए कि जी नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, ठीक है, इंटीजर्स कौन से हैं, प्राइम नंबर्स कौन से हैं, ठीक है, नेचुरल्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, इवन, ऑड, ठीक है। इवन भी पता होना चाहिए, ऑड भी पता होना चाहिए। इसके अलावा सेट्स भी काफी दफा पूछ लेता है, ठीक है। तो ये चीजों को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 0 इवन है, ऑड है, क्या है, 1 किस में शुमार होता है, ठीक है। इस तरह के वो एमसीक्यूज पूछ लेता है जो आपको जो है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा ये एज प्रॉब्लम की जो मैं बात कर रहा था, द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 23 इवन। अच्छा, ये एवरेज की प्रॉब्लम है, ठीक है, एवरेज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 चीजें जो काफी
ठीक है। एवरेज के सवाल इजी से लेके मुश्किल भी हो सकते हैं, मीडियन के सवाल और मॉड के सवाल, ठीक है। ये भी काफ़ी चीज़ों में यहाँ पर पूछा जा सकता है जिसको आपने प्रिपरेशन यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर हम एवरेज, मीडियन, मॉड देखें तो हमारे पास काफ़ी बेहतर हो जाएगा, एक पूरी सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। हम इसको जो है वो यहाँ पर मेरे ख्याल में मैंने जो बनाई थी वो पूरी जो पीपीटी है वो सही से मेरे ख्याल में पीपीटी मेरे पास सेव हुई नहीं है। दैट इज़ वाई यहाँ पे एक ऐसी प्रेजेंटेशन खुल गई है जो कि जो हो एनी हाउ हम इसी में से जो है वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मीडियन आ जाएगा, मॉड आ जाएगा, ठीक है, मीन आ जाएगा, नंबर्स आ जाएंगे, एवरेज मीन में कवर हो गया, ठीक है। नंबर्स आ जाएंगे, सीक्वेंस, सीरीज, एवरेज, परसेंटेज, रेशियोज, मीन, मीडियन, मोड, बोर्ड मास आ जाएगा, ठीक है। फिर एबिलिटी पोर्शन में मैं आपको बता चुका हूँ कि मज़ीद जो है वो क्या क्या होता है, सीक्वेंस होता है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। और ये बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह जैसे जैसे आती जाएंगी हम उसको कवर करते जाएंगे। फिर जी नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। अच्छा, फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स। ये मैंने पहले भी करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में पहले भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। याद रखना, जीके का पोर्शन और खासतौर पर सीए पीए को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले भी बताया था, एक कहलाती है करंट इवेंट्स और एक कहलाते हैं हमारे पास ट्रेडिशनल टॉपिक्स या ट्रेडिशनल इश्यूज कह लो या स्टैट्स कह लो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में सबसे पहले आपने करंट इवेंट्स पे जाना है। अब करंट इवेंट्स क्या है कि इफ यू आर सिटिंग इन मार्च 2023 तो आपने कम से कम 1 ईयर्स के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को कवर करना है। आपने कम से कम 1 ईयर के नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स को आपने हर हाल में यहाँ पर कवर करना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे मैंने लिखा था, बट एनी हाउ यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स में भी देखें तो मैंने कंटेम्प्रेरी डाटा लिखा है, कम से कम 1 साल के करें, ठीक है। और मार्च में अगर आप बैठे हैं, फिर अप्रैल आ रहा है, जून आ रहा है, जुलाई आ रहा है, तो आगे के महीनों को भी आपने प्रिपेयर करना है। इसका सिंपल तरीका यह है कि आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस के ऊपर पढ़ें। सिर्फ आप 1 पेपर के एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो भी स्टैट्स के हवाले से बेहतर हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने उस दिन भी बोला था कि रिसेंटली जो है ईरान सऊदी अरेबिया समझे पीस डील हुई है, तो किस डेट को हुई, कहां पर हुई, वो आ जाए। कोई ऑर्गेनाइजेशन की समिट हो रही है उसके ऊपर आप लिख लें। कोई पीएसएल इस दफा हुई है, ठीक है, पीएसएल के ऊपर आप काफी एमसीक्यूज एक्सपेक्ट करें कि भाई बेस्ट बॉलर कौन सा था, बेस्ट विकेट कीपर कौन सा था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, फाइनल किन के दरमियान हुआ, लाहौर कितनी दफा जीत चुका है, मुल्तान कितनी दफा जीत चुका है। अगेन एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। फिर अगर जनरल इलेक्शन भी हो जाते हैं फिर तो अगेन आपके पास एक इंपॉर्टेंट आ गया, फैक्टर आ गया। फिर मैंने कहा था कि अभी हमारे पास क्या होंगे, इंटरिम सेटअप आएंगे, खास तौर पे पंजाब में और केपीके में क्या आया हुआ है, इंटरिम सेटअप आया। उसके ऊपर आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करें कि भाई जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौन था पंजाब का, इंटीरियर मिनिस्टर कौन था, कैबिनेट कितनी बड़ी थी। खासतौर पे अगर आप आजकल देखें तो जो फेडरल कैबिनेट है उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फेडरल कैबिनेट है, 80+ उन्होंने जो है वो मिनिस्टर रखे हैं। पूछ सकता है कि भाई फेडरल कैबिनेट कितनी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं। मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, पिछले 1 साल के जो एमसीक्यूज, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज या वन लाइनर में आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज में आपको 1 साल के पूरे प्रोवाइड करूंगा और हर मंथ गुजरते के साथ ही वो भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ आपने उसको पढ़ना है, लेकिन अगर आप खुद भी न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी एज फार एज इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर कंसर्न। सेम इज द केस विद इंटरनेशनल सिनेरियो में। इंटरनेशनल सिनेरियो में आपने इन्हीं चीजों को जो है वो कवर करते रहना है। ट्रेडिशनल डेटा में क्या आ जाएगा, ये तमाम चीजें आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं करंट अफेयर्स को देखूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात आ जाएगी, डेमोग्राफी की बात आ जाएगी, इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स और स्पोर्ट्स, नोबेल लॉरेट्स कौन से थे, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, करेंसीज कौन सी हैं, फ्लैग्स कौन से हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल लाइंस, और बहुत सारी पूरी एक लिस्ट है जिस इंशाल्लाह इसमें प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें जो क्लासेस होंगी वो ज्योग्राफी के ऊपर क्लास हो जाएगी, करेंसी के ऊपर क्लास हो जाएगी, कैपिटल्स के ऊपर हियर एंड देयर एक क्लास हो जाएगी। ठीक है, इंटरनेशनल लाइंस के ऊपर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो है स्टेट्स के ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओशंस के ऊपर अगर हम कर लें तो एक क्लास हो जाएगी, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी है, और बाकी इन तमाम का मटेरियल जो है वो आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, सेम इज द केस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट प्री एंड पोस्ट पार्टीशन इवेंट कौन से हैं, ठीक है। प्री एंड पोस्ट पार्टीशन इवेंट्स कौन से हैं, सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए, कब उनको सिविल सर्विस में एंट्रेंस मिली, कब उन्होंने जो है वो तहजीबुल इखलाक जो है या रॉयल मोहम्मद ऑफ इंडिया पब्लिश किया, इस तरह की पूरी प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन इवेंट। मैं आपको अपने लिहाज से बोर्ड के ऊपर एक हिस्ट्री जो है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, बोर्ड के ऊपर पूरी हिस्ट्री लिख दूंगा, कहाँ से लेकर 1857 से लेकर 1947 तक, एंड 1947 से लेकर कोशिश करूंगा 2000 कौन सा चल रहा है 20 या 19 तक पूरी हिस्ट्री में आपको पॉइंटर वाइज लिख के दे दूंगा। भाई 1857 में क्या हुआ था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर 1857 के बाद हम आगे बढ़े, कांग्रेस बनी, ठीक है। फिर 1857 से अगर आप पहले देखें तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी होती है। फिर अगर आप आगे जाएं तो 1890s में आपको इंडिया में एक्ट नजर आते हैं। फिर 1870s के अंदर आजम की, अल्लामा इकबाल की पैदाइश है, सर सैयद अहमद खान का आपको रोल नजर आता है। 90s में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं। 1905 में मेरे ख्याल में सिमला डेपुटेशन आपको नजर आती है, 6 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नजर आती है, 1909 में आपको मिंटो मॉरली रिफॉर्म्स नजर आते हैं, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको नजर आता है 1905 में, 1916 में लखनऊ पैक्ट हो गया, 1919 में रावल एक्ट है, ठीक है। फिर आप अगर 1920s में जाएंगे तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आपको नजर आएगा जिसमें 14 पॉइंट भी है, नेहरू रिपोर्ट भी है। इसके अलावा जो है हमारे पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930s में आ जाएंगी। फिर 90 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में काफी क्वेश्चन पूछता है कि भाई कौन सी ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें गांधी शामिल थे, कौन सी ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जिन्ना शामिल थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ जाएंगी। फिर 40s में आएंगे, फिर 35 में इलेक्शन भी है, 35 36 में। फिर आप 40s में आ जाए तो क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, 3 जून प्लान, माउंट बैटन, इसके अलावा 46 के इलेक्शंस वो आ जाएंगे। फिर 47 का पार्टीशन है। फिर अगर आप पार्टीशन के बाद आएंगे तो पाकिस्तान में 7 से 8 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए 58 तक। उसके ऊपर आज आइए कौन सा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जिसका सबसे बड़ा छोटा टेन्योर है, कौन सा ऐसा है जिसका सबसे बड़ा टेन्योर है, उसके ऊपर एमसीक्यूज है। फिर मार्शल लॉ डिक्टेटर्स के ऊपर एमसीक्यूज है, पहला मार्शल लॉ कब लगा, दूसरा कब लगा, कब लगा, कब खत्म हुआ, ठीक है, उनकी ड्यूरेशंस है। फिर उसके अलावा आप देखें तो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट आ जाएगी। सेकंड अमेंडमेंट किस बारे में थी, सेवंथ अमेंडमेंट किस बारे में थी, एट्थ अमेंडमेंट किस बारे में थी, वो है जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 13 किस बारे में थी, 14 किस बारे में थी, 17 किस बारे में थी, 18 किस बारे में थी, 25 अमेंडमेंट किस बारे में थी, पीटीवी कब बना, पाकिस्तान रेडियो कब बना, ठीक है। तो इस लिहाज से पूरे हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज आ जाएंगे हिस्ट्री के अंदर। फिर इसके अलावा इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है, डेमोग्राफी है, वाटर है, लिस्ट ऑफ पीएम इंपॉर्टेंट डेटा ऑन फ्लैग है, काफी दफा ये पूछता है, ये भी मैं आपको लिखवा दूंगा, कहीं से लिखने की जरूरत नहीं। नेशनल एंथम के ऊपर काफी जो है वो सवाल आ रहे होते हैं। नेशनल अवार्ड, खासतौर पे करंट ईयर के नेशनल अवार्ड किसको मिले वो आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ बुक्स एंड इंपॉर्टेंट ऑन पाकिस्तान, ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जरा दोबारा मैं जरा पास्ट पेपर्स पे चलता हूँ, 2-3 चीजें आपको बतानी है कि आपने प्रिपरेशन इसके अलावा जो मैं कराऊंगा इसके अलावा भी आपने खुद से भी किस तरीके से करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प्स फर्स्ट टर्म इज एक्सपायरिंग। अब सिर्फ यही एमसीक्यूज आपने नहीं करना, पास पेपर का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ जो एमसीक्यूज आए उसको याद करना। पास पेपर का मतलब होता है कि इससे देखो कि अच्छा प्रेसिडेंट की टर्म्स के बारे में भी पूछ रहा है, तो खास तौर पे पिछले 2 या 3 प्रेसिडेंट है उनकी टर्म याद कर लो कि भाई कब था। फॉर एग्जाम्पल जो बाइडेन कब आया, इलेक्शन कब हुए थे, ठीक है। जो बाइडेन 45th है कि 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, तो उससे मिलते
एमसीक्यूज हैं वो भी आपने लिख। G20 पे सवाल आया तो सबसे पहले मैं क्या प्रिपेयर करता कि भाई G20 है क्या, ठीक है। सबसे पहले G20 है क्या, बनी कब थी, मेंबर्स कितने हैं, हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है, करंट सबमिट कहां पर हुई, बस, ठीक है ना। मुझे समझ में आया भाई G20 है। अच्छा, G20 में सवाल आ सकता है कि है क्या, किसके ऊपर है 20, कौन से 20, फॉर एग्जाम्पल जैसे G8 है तो उसमें मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशंस है, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा। वैन कब बनी, मेंबर्स कितने हैं, हेडक्वार्टर कहां पर है, करंट सबमिट कहां पर है, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। करंट सबमिट इस साल है या आने, दो सबमिट में याद रखिएगा, एक लास्ट सबमिट कहां पर हुई और आने वाली सबमिट कहां पर है, ठीक है। इसी तरह ओलंपिक्स में भी यही चीजें करिएगा कि लास्ट ओलंपिक्स कहां पर हुआ, कौन जीता, और आने वाला ओलंपिक्स कहां पर, दोनों चीजें पूछ सकता है कि लास्ट समिट ऑफ G20 वाज हेल्ड इन, किस जगह हुई, किस ईयर में हुई, लास्ट ओलंपिक्स वर्ल्ड हेल्ड इन, किस साल हुआ, किस किस जगह हुआ और किसने जीता। तो लास्ट भी करना होता है और अपकमिंग भी करना होता है, ये बात हमेशा ये चीज याद रखिएगा। फिर अब देखें वही वाली बात आ गई, यहां पे उसने सवाल किया हुआ है कि हु इज होल्डिंग द पोर्टफोलियो ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब इसका क्या मतलब, सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर का नाम याद नहीं करना, इसका क्या मतलब कि आपने कैबिनेट में जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उनकी आपने नाम याद करने। अभी इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, राणा सनाउल्लाह, ठीक है। अब सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर की याद नहीं करने, वो आपको एजुकेशन पूछ सकता है, आपको डिफेंस पूछ सकता है, फाइनेंस पूछ सकता है जो इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन पूछ सकता है जो इंपॉर्टेंट है। कम से कम 6-7 नाम आपको जहन में रखने हैं जो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये फेडरल लेवल का पेपर है तो बहुत चांसेस कम है कि वो प्रोविंशियल नाम पूछे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सिंध का बच्चा भी बैठा हुआ है, पंजाब का बच्चा भी बैठा है, केपीके का भी बच्चा बैठा हुआ है, और बलूचिस्तान का, एजीके का, बल्तिस्तान का भी बैठा है। चांसेस कम है कि वो प्रोविंशियल आपको कोई मिनिस्टर्स के नाम पूछे, जो है जो प्रोविंसेस के नाम चांसेस कम है कि वो आपसे पूछे, ज्यादातर जो है वो आपको फेडरल के नाम ही पूछे जाएंगे। ये बात ध्यान में, जैसे मैं हमेशा सीएसएस में भी कहता हूं एक बात कि लोकल गवर्नमेंट को जब भी प्रिपेयर करो तो फेडरल लेवल के ऊपर प्रिपेयर करो, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का हर प्रोविंस में डिफरेंट है, तो बहुत मुश्किल है कि वो किसी प्रोविंस का फेडरल स्ट्रक्चर पूछे, क्योंकि फेडरल लेवल का पेपर है, आएगा फेडरल के ऊपर भी। लेकिन अगेन इंटरिम सेटअप क्योंकि पंजाब और केपीके में आए हैं तो उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंटरिम सेटअप के ऊपर सवाल आ सकता है, एमपीटी के अंदर भी आ सकता है और एफआईए वाले पेपर में भी आ सकता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैं बता क्या रहा हूँ। जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, कैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान का नहीं, चारों सूबों के आपको चीफ मिनिस्टर की बात, खासतौर पर एजेके और बल्तिस्तान का, मुश्किल पेपर मुझे बनाना है तो मैं एजीके का पूछ लूंगा, भाई चारों को तो वैसे ही सबको पता है कि सिंह का कौन सा है, मुराद अली शाह पंजाब का कौन सा जी, जो है परवेज इलाही था उस वक्त, इस वक्त इंटरिम की अभी मैं बात नहीं कर रहा, केपीके में जी जो है वो महमूद खान था, बलूचिस्तान में जो है वो जो है जो भी है, ठीक है, क्या नाम है बलूचिस्तान वाले का, अब्दुल कुद्दूस जो, ठीक है, आए हैं, ठीक है। तो वो था। अब आपने चारों के नाम याद कर लेने, फिर इसी के साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं खासतौर पे जो बच्चों को पास करना है एफआईए का टेस्ट, कि इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका था और शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था, वो भी साथ साथ प्रिपेयर करते रहना। दरवाजा बंद कर, लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका था और शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था, साथ साथ वो भी प्रिपेयर करते रहना, ठीक है ना। और हमेशा मैं कहता हूं कि जब जैसे प्रिपेयर रोज के बेसिस के ऊपर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि पीछे का रिवाइज भी करना है, ठीक है, पीछे का साथ साथ रिवीजन भी करते रहना, ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ। सबसे अच्छी चीज जैसे मैंने बोला कि हिस्ट्री के अलोंग आप याद करोगे तो काफी बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम आगे बढ़े, थोड़ा सा मैं 5 पेपर से यहाँ पर जो है वो बता रहा हूँ, खासतौर पे जो नए बच्चे आए हैं वो थोड़ा सा अपना नाम बता दें। अली हसन, आप जैनब, आप जो है वो किसके सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए आए हो, एफआईए के लिए आए हो, किस चीज के लिए आए हो, सीएसएस के लिए आप सीएसएस। तो अभी हमारा जो सेशन है आज का वो बेसिकली हम वन पेपर एमसीक्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं, एंड इट इज बेनिफिशियल बोथ फॉर वन पेपर एमसीक्यूज लाइक एडी एफआईए, इंस्पेक्टर एफआईए, एज वेल एज द स्क्रीनिंग टेस्ट व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन May 14th,
ठीक है। तो स्क्रीनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ADFI के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर आ जाए, विच पार्टी इज इन पावर, अब वो यूके का पूछ रहा है तो कम से कम US का भी कर ले, इंडिया का भी कर ले, ठीक है। पाकिस्तान का तो आपको पता होगा ही होगा। तो जो बड़े कंट्री, ठीक है, तो वर्ल्ड कप जो है वो कौन जीता रिसेंटली, कौन सा मुल्क जीता था वर्ल्ड कप? अर्जेंटीना, ठीक है ना। अब कहां पर हुआ था वर्ल्ड कप? कतर में, ठीक है। तो इस साल में एक बात याद रखना, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि स्पोर्ट्स इवेंट्स हमेशा मैं नोट करता रहता हूं जब मैं प्रिपरेशन कर रहा होता था, तो भाई स्पोर्ट्स इवेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पहले भी कौन रखोगे? PSL। तो भाई PSL के ऊपर स्टैटिस्टिक्स आनी आनी, ठीक है ना कहीं एक दो MCQs पूछ लेगा कि भाई बेस्ट प्लेयर, बेस्ट वो ये वो, फाइनल कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, ठीक है। जो है कौन जीती। फिर एक और स्पोर्ट्स इवेंट आपको याद आ गया, हाँ यार, फुटबॉल वर्ल्ड कप भी इसी साल हुआ, फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है। फिर अगर कोई भी और इवेंट इस साल या पिछले साल हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ओलंपिक्स की अगर आप बात कर लें, विंटर ओलंपिक्स, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने लिख लिया। फिर मैंने याद ये भी बोला है कि किस साल, इस साल किस कहाँ हुआ और अगले साल कहाँ होगा, वो भी आपको स्टैटिस्टिक्स आपको याद रखनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी कि जिसको आप करोगे तो आपकी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। खास तौर पर साथ साथ भी चलोगे, जैसा कि मैंने कहा, अंग्रेजी में वो गैप और ख़ास तौर पे इडियम्स वाला पोर्शन वो आपने करना है, मैं उसकी लिस्ट प्रोवाइड करूँगा। बाकी उसके अलावा जितना भी यहाँ पर पार्ट है अंग्रेजी का, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन है, सेंटेंस करेक्शन है, प्रीपोजिशन है, इडियम्स है, इसके अलावा वॉइसेस थे, ठीक है, उसके अलावा नरेशन थी, उन सब के हम रूल्स जो हैं यहाँ पर सीखेंगे और उसके पास पेपर्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। सेम इज द केस विद एबिलिटी पोर्शन, एबिलिटी पोर्शन पूरा सीखेंगे, सिंपल अर्थमेटिक से बोर्ड मास, रेशियो, सीक्वेंस, सीरीज, एबिलिटी पोर्शन, और फिर पास पेपर्स उनके यहाँ पर करेंगे भी। और वीकली इंशाल्लाह मॉक टेस्ट भी होगा ऑन द पैटर्न ऑफ पास्ट पेपर या ऑन द पैटर्न ऑफ FPSC एंड SP। एंड पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया कि हम जो है वो डिवाइड करेंगे इसको दो हिस्सों में। कंटेम्प्रेरी डाटा, इंपॉर्टेंट इवेंट जो पिछले एक साल का होगा वो मैं आपको दूंगा पॉइंटर फॉर्म में, जिसको आप प्रिपेयर करें, और बाकी जितने चीज़ें हैं जितना मुमकिन हो सका वो क्लास में करेंगे। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है 1847 की, आज 2008-2007 तक वो मैं नरेट कर दूंगा, बोर्ड के ऊपर लिखवा भी दूंगा, समझा भी दूंगा कि आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। जब एक स्टोरी की सूरत में होगा तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 1905 में जी बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, बंगाल ऑफ पार्टीशन 1905 में होता है, तो मुसलमानों को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई ब्रिटिश जो है वो आप हमारी बात मान सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस करके अपनी एक कमेटी बनाते हैं जिसका लीडर आगा खान होता है, और वो एक डेपुटेशन की सूरत में जाते हैं ब्रिटिश के पास, जिसको 1906 में हम सिमला डेपुटेशन कहते हैं। उनकी डिमांड्स को एक्नॉलेज किया जाता है, अगेन कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अगेन वो एक पूरी पार्टी लॉन्च कर देते हैं 1906 के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम। तो इस तरीके से हम अगर आगे बढ़ें, ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लैरिटी होती चली जाएगी कि अच्छा जी, अच्छा 1909 में मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स होते हैं। मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स क्या है, उसका ऑडियंस कौन थी, देने वाले कौन थे। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। फिर क्यों 1916 में जब लखनऊ पैक्ट होता है तो इंडो मुस्लिम यूनिटी जो है, खासतौर पर मुस्लिम हिंदू यूनिटी, वो अपने पीक के ऊपर होती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी ख़त्म हो गई, और फिर हम देखते हैं 1920s में कि नेहरू रिपोर्ट अलग से आती है और जिन्ना के 14 पॉइंट्स अलग से आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगर हिस्ट्री पता हो, थोड़ी सी चीज़ें पता हो, खासतौर पे CSS के बच्चों को तो पता होनी ही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स में उन्होंने ये चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है। तो अगर स्क्रीनिंग में पढ़ लेंगे तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान अफेयर्स में हिस्ट्री बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। पास्ट पेपर्स आपको होता ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, आपको जो है वो जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, कैबिनेट मिशन के ऊपर, लाहौर रेजोल्यूशन के ऊपर। तो अलग अलग से करने से बेहतर है कि आप पूरी एक हिस्ट्री और आप पूरी एक डिटेल के साथ पढ़ लो, तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो ये था हमारा MCQs या स्क्रीनिंग के ऊपर एक ओरिएंटेशन। इसके बाद जो है वो हमारी क्लास है, जो कि हमारी वर्कशॉप थी, 4th क्लास है हमारी वर्कशॉप की, जो कि फ्री वर्कशॉप हमने रखी थी। आप लोग इससे पहले फ्री की वर्कशॉप में दूसरी क्लासेस में नहीं आए, पता ही नहीं था आपको? अच्छा, पता था, ठीक है। तो आज हमारी लास्ट वर्कशॉप है जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर है, उसको हम करेंगे। अच्छा, ये जो हमारा 1 पेपर MCQs टेस्ट है, ये हमारा परसों से स्टार्ट है, ठीक है। हमारा ट्यूसडे से नहीं, मंडे है आज,
तो हमारा जो यहाँ पे डेट है वो है 22 मार्च से हमारी जो है वो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हैं स्क्रीनिंग की। और वो बच्चे जो कंपलसरी में हमारे पास होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो स्क्रीनिंग के लिए वो तो आ सकते हैं, और स्क्रीनिंग उनके लिए फ्री है, तो वो आराम से यहाँ पर आके प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, जो बच्चे ऑनलाइन प्रेजेंट हैं वो, और जो यहाँ पर हैं वो, जो खासतौर पर जो आप नए आए हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज हम पे 10 मिनट का ब्रेक लेके अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे।